बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो अपीलों पर समाअत हुई है, और ख़ास तौर पे जो आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान की जानिब से जो दलाइल दिए गए, जिसमें यह कहा गया कि ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा सकती, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं दी जा सकती, और जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है और जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने कर दिया है वही फैसला बरकरार रखा जाए। तो आज की इस समाअत का जो अहवाल है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पहले क्या बात करते थे, आजकल पीटीआई वाले क्या तकाजा कर रहे हैं और चीखें क्यों निकल रही हैं। काजी फायसा ने तो कोई ऑर्डर पास नहीं किया इस केस में, लेकिन उसके बावजूद भी नाजरीन चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये क्या मामला है, ये सारी डिटेल अदालती कार्रवाई का अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करते हैं। चीखों की जो पुकार सुनाई दे रही है या जो चीखें सुनाई दे रही है, ये नुक्ता सबसे पहले आपकी खिदमत पे पेश करेंगे। नाज़रीन, जब ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया और मंसूर अली शाह साहब की जानिब से पहली समाअत पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया। अब हुक्म इम्तना क्या था, वो तमाम अरकान असम्बली ख़वातीन जो मखसूस नशिस्तों पर इलेक्ट हुई, वो गैर मुस्लिम जो मखसूस नशिस्तों पर इलेक्ट हुए, उनको सस्पेंड कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर कर दिया गया कि आप इनको फ़िलहाल सस्पेंड कर दें। अब इसके बाद नाज़रीन मामला रेफ़र कर दिया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को। तो चीफ जस्टिस काजी फायसा ने और उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ उसमें फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला हुआ कि पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ के ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा है, इस केस की समाअत करेंगे और फैसला कर देंगे। अब काजी फायसा साहब ने जब इस केस की समाअत का आगाज़ किया, फुल कोर्ट बैठा, तो ये कहा गया कि हम इस केस को 1 से 2 दिन में कंक्लूड कर देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की जानिब से कहा गया कि इस केस में इतनी जल्दी क्या है, क्यों इतनी तेजी के साथ इस केस को कंक्लूड किया जा रहा है, इस केस की समाअत को मुकम्मल किया जा रहा है। यानी पहले आप कह रहे हैं कि केस बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है, दलाइल बड़ी तेजी के साथ होने जा रहे हैं। अब नाज़रीन इस केस में तारीखें पड़ रही हैं, लंबी तारीखें पड़ रही हैं, जैसे कि आज मंगल का दिन है, 2 जुलाई का दिन है, और मुकदमे की जो कार्रवाई है उसे अगले हफ्ते मंगल तक मुलतवी कर दिया गया है। अब तहरीक इंसाफ ये कह रही है, मैं तो कहरी का लफ्ज़ कह रहा हूं लेकिन वैसे वो चीखें हैं। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि लंबी तारीखें क्यों डाली जा रही हैं। भाई पहले रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का आगाज़ हुआ, आपको तब भी एतराज़ था कि ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर समाअत का आगाज़ क्यों हुआ। अब अगर इसमें हफ्ते हफ्ते की डेट पड़ रही है, क्योंकि फुल कोर्ट नाज़रीन बनाना इतना आसान नहीं है। फुल कोर्ट जब आप बिठा देते हैं तो बाकी जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस होते हैं वो इल्तवा में चले जाते हैं। तो पहली 2-3 समाअतों में काजी फायसा साहब ने, फुल कोर्ट ने कोशिश की कि इस केस को कंक्लूड किया जाए, लेकिन कंक्लूड नहीं हुआ। अब ज़ाहिर सी बात है कि अदालत को सिर्फ एक केस तक तो महदूद नहीं रखना, बाकी केसेस भी सुनने हैं। अब हफ्ते हफ्ते की डेट पड़ती है, तो तहरीक इंसाफ के वकला आज जब अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हो रहा था, कार्रवाई को अगले हफ्ते तक मुलतवी किया जा रहा था, तो फैसल सदीकी साहब कह रहे थे कि मैं 15 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। सलमान अकरम राजा तहरीक इंसाफ कमल शोजब के वकील हैं, वो कह रहे मैं 10 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। यानी पहले इनको जल्दी नहीं थी, पहले कहते थे तेजी के साथ क्यों चलाया जा रहा है, अब ये कहते हैं कि जल्दी मुका दिया जाए, जल्दी खत्म कर दिया जाए मुकदमे को। तो समझ नहीं आती कि कहना क्या चाह रहे हैं, अदालत से रिलीफ क्या चाहते हैं। तो मैं तो इनको चीखे ही कहूंगा कि अगर तेजी से चले तब भी आपको कबूल नहीं, अगर एक एक हफ्ते के बाद की 1 तारीख आए, 2 तारीख आए, तब भी आपको काबिल कबूल नहीं। एक तो नाज़रीन ये नुकता है। अब आ जाते नाज़रीन जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने कहा कि मैंने वो जो रिकॉर्ड अदालत ने मांगा था कि 2018 में मखसूस नशिस्तों की तकसीम कैसे हुई, 2024 में कैसे हुई, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं 2002 से आपको बताऊंगा कि कैसे मखसूस नशिस्तों का फार्मूला अप्लाई किया गया। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि 2018 में जो मखसूस नशिस्तें थी उनकी टोटल तादाद जो है वो 70 थी। यानी उन्होंने कहा कि जो जनरल इलेक्शन हुआ कौमी असम्बली की सीटों पे वो 272 नशिस्तों का हुआ। 3 हल्कों में इलेक्शन नहीं हुआ किसी वजह से, किसी कैंडिडेट के इंतकाल की वजह से या बीमार होने की वजह से। तो 269 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ, और फिर उन्होंने कहा कि इसमें टोटल 13 आज़ाद अरकान मुंतखब हुए 2018 के इलेक्शन में। 9 आज़ाद उम्मीदवार जीतने के बाद सियासी जमातों में चले गए,
सियासी जमातों को उन्होंने जो है वो मुंतखब कर लिया, उसमें शामिल हो गए। 4 आज़ाद अरकान आज़ादी रहे। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि 269 में से 4 अरकान जो आज़ाद थे, जो किसी सियासी जमात में नहीं गए, बाकी पीछे 265 बचते थे। उन 265 के ऊपर जो है जो मखसूस नशिस्तें थी, चाहे खवातीन की थी चाहे नॉन मुस्लिम की थी, उनको तकसीम कर दिया गया। फिर नाज़रीन उन्होंने ये बताया कि जो 2002 की असम्बली में, जो कि 7वीं कौमी असम्बली थी, उस 2002 के इलेक्शन में 14 आज़ाद अरकान मुंतखब हुए, 14 के 14 आज़ाद रहे। और टोटल जो नशिस्तें उन्होंने कही थी, अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत को ये बताई कि 270 में से 2 पे इलेक्शन नहीं हुआ था, 272 टोटल नशिस्तें थी, 2 पे इलेक्शन नहीं हुआ था, 14 आज़ाद थे। तो 14 आज़ाद किसी सियासी जमात में नहीं गए थे। 256 सीटों के ऊपर जो है वो मखसूस नशिस्तों की तकसीम की गई। यानी 2024 में 18 में ये किए गए 265 पे तकसीम हुई और 2018 में ये 256 पे तकसीम हुई। आगे चल के अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि 2002 में बलोचिस्तान असम्बली की जो सीटें थी वो 51 थी। सबसे ज्यादा 20% आजाद अरकान मुंतखब हुए। 51 में से 2 अरकान का इंतकाल हुआ था, 49 का इलेक्शन हुआ, 10 आजाद अरकान मुंतखब हुए, लेकिन 10 के 10 आजाद रहे, किसी सियासी जमात में नहीं गए। तो मखसूस नशिस्तों की जो तकसीम है वो 39 सीट पे की गई। यानी अटॉर्नी जनरल साहब अदालत को ये बता रहे थे कि हमारा जो फार्मूला है मखसूस नशिस्तों की तकसीम का, ये कोई साकर नहीं है, ये चेंज होता रहता है। आजाद अरकान शामिल हो जाएं तब और फार्मूला होगा, आजाद अरकान शामिल ना हो तो कोई और फार्मूला होगा। फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि 2024 का इलेक्शन हुआ है, इसमें 32 से 33% ऐसे अरकान हैं जो कि आजाद मुंतखब हुए हैं। अगर अब की मर्तबा रेशो ज्यादा है तो 2002 में भी बलोचिस्तान असम्बली में जो रेशो था आजाद अरकान का वो 20 से 21% था। तो आगे चल के नाज़रीन इस पे अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि बुनियादी सवाल जो है उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे कि एक सियासी जमात जो है आर्टिकल 51 के तहत मखसूस नशिस्तें उसका हक है, लेकिन उस सियासी जमात को उस हक से महरूम कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने संगीन खिलाफ वर्जियां की हैं, आइन की वायलेशन की है। क्या बड़ी अदालत होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी नहीं कि इस खिलाफ वर्जी को हम दुरुस्त करें? लोगों को डिसफ्रेंचाइज कर दिया गया, एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई। जैसे आयशा मलिक साहबा ने कहा कि 2024 में बड़ी तादाद में आजाद अरकान मुंतखब हुए। यही बात जस्टिस मंसूर शाह साहब ने की कि माजी में जो मखसूस नशिस्त अपना आजाद अरकान के मुंतखब होने की जो तादाद थी वो कम थी, लेकिन इस मरतबा क्योंकि तादाद ज्यादा है तो माजी में ये नॉन इशू नहीं था, अब ये इशू बन गया है क्योंकि इस मरतबा आजाद अरकान की तादाद खासी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। तो क्या इस सारी सूरत हाल को एक्सक्लूड कर दिया जाए? इसको बैलेंस नहीं होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वाले रिमार्क्स दिए कि नंबर बहुत ज्यादा है। क्या वो जो आजाद अरकान है, इलेक्शन कमीशन ने जो एक फॉल्टी इंटरप्रिटेशन की है, क्या इस सूरत हाल में जो इलेक्शन कमीशन के इंटरप्रिटेशन में एरर है उसको ना देखा जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे? जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की गलती को क्या दुरुस्त ना किया जाए, इसी वजह से जो मखसूस नशिस्तें हैं इलेक्शन कमीशन की गलती की वजह से उसे दूसरी से जो सियासी जमातें हैं उसमें तकसीम कर दिया गया। काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या किसी सियासी जमात ने यह अदालत के सामने प्लीडिंग की है, किसी फरीक ने कहा है कि इन मखसूस नशिस्तों को वेकेंट रखा जाए? ऐसी चीजें क्यों निकाली जा रही हैं जिसका इस पूरे केस के साथ ताल्लुक नहीं है या जो प्लीडिंग अदालत के सामने नहीं की गई? काजी फैसल साहब ने कहा कि इस पर हम वक्त जाया क्यों कर रहे हैं। फिर काजी फैसल साहब ने भी कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी में जो मखसूस नशिस्तों की तकसीम होती है वो इतनी सादा नहीं होती। सादा तो इस सूरत में हो सकती थी कि एक सियासी जमात है, उसने 5% अगर वोट हासिल किए हैं तो 5% के एतबार से उसमें मखसूस नशिस्तें तकसीम कर दी जाएं। जिसने 10% हासिल किए हैं उसमें 10% के हिसाब से तकसीम कर दी गई। लेकिन मुतनासिब नुमाइंदगी का फार्मूला काजी फैसल साहब ने कहा कि इतना सादा नहीं जितना समझा जा रहा है। इसके बाद नाज़रीन अटॉर्नी जनरल ने आर्टिकल 63A(2) का हवाला दिया जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि जो आजाद अरकान किसी सियासी जमात में जाते हैं वो अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जैसी सियासी जमात में जाएंगे तो वो पार्लिमानी पार्टी नहीं बनेगी। बल्कि अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि जब आप किसी सियासी जमात में जाते हैं तो आप उस सियासी जमात का रुकन बन जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसी सियासी जमात में जाते हैं जो पार्लियामेंट की रुकन है, जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, जिसने आम इलेक्शन में हिस्सा लिया है, उसके कैंडिडेट जीते हैं, ऐसी सियासी जमात में आप जाएंगे तो पहले आप सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करेंगे, फिर आपकी शमूलियत जो है वो पार्लिमानी पार्टी में हो जाएगी। जैसे मंसूर शाह साहब ने पूछा कि पार्लिमानी पार्टी कैसे बनेगी, इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि एक सियासी जमात अपने उम्मीदवार नामजद करती है, जो सेक्शन 66 है, सर्टिफिकेट उम्मीदवार को जारी करती है। वो अगर इलेक्शन जीत के आता है, उनके अरकान जो नामजद होते हैं वो इलेक्शन जीत जाते हैं, तो मुतलका असेंबली में उनकी ऑटोमेटिकली जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद उनकी पार्लिमानी पार्टी बन जाती है।
काजी फैसल साहब ने नाज़रीन इस पे ये सवाल किया कि ये फर्क क्यों है कि एक सियासी जमात है, एक पार्लिमानी पार्टी है। इस पे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि दरअसल जो आर्टिकल 63A है उसमें डिफेक्शन क्लॉज का जिक्र किया गया है कि अगर आप पार्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, आप उसकी वायलेशन करते हैं तो आपकी नायरी हो सकती है। तो पार्लिमानी पार्टी का लीडर ही होता है जो अपने अरकान को डायरेक्शन जारी करता है कि फलां वोटिंग में आपने हक में वोट देना है, खिलाफ वोट देना है, उसकी वायलेशन हो तो फिर आर्टिकल 63A जो है वो इन्वोक हो जाता है। तो इसलिए यह फर्क यहां पे रखा गया कि एक सियासी जमात और एक पार्लिमानी सियासी जमात। आगे चल के नाज़रीन आखिरी जो गुजारिश की अटॉर्नी जनरल साहब ने, उन्होंने ये कहा कि अब मैं आऊंगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन के आर्टिकल 51 के तहत क्या इसे मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, जो कि इलेक्शन कमीशन के सामने दरखास्त गुजार थी, पेशावर हाई कोर्ट के सामने अपील के तौर पे गए हुए थे और फिर पेशावर हाई कोर्ट के बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। इस पर नाज़रीन मंसूर शाह साहब और आयशा मलिक साहब ने उनसे ये पूछा कि आप पहले तो ये बता दें कि क्या जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है पार्लिमानी जमात है, इसको डिक्लेयर किया गया है, और फिर यह भी सवाल किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऐसे अहकामात या ऐसे खतूत कैसे जारी कर सकता है जो उसको जारी करने का अख्तियार ही नहीं है। इसमें नाज़रीन जो अटॉर्नी जनरल थे उनका जवाब यह था कि ज़िमनी इलेक्शन में जो सीट जीती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, उस सीट को जीतने के बाद वो पार्लिमानी पार्टी तो बन गई है, लेकिन जो आजाद अरकान पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए थे उनको अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी नए सिरे से पार्लिमानी पार्टी को जो लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए हैं, कौमी असम्बली के रुकन हैं, उन्हें पार्लिमानी पार्टी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। नाज़रीन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ में तजाद नजर नहीं आता। क्या आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ में तजाद है? कितनी मरतबा ऑफिशियल रिकॉर्ड आया और उसका जायजा लें। एक तरफ आईनी इदारा है, दूसरी तरफ उसका रिकॉर्ड है। और फिर यह भी कहा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे कह दिया कि खत लिख के कि ये जो अरकान है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। इसमें मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जिन खतूत का जिक्र किया जा रहा है, चाहे वो कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट का है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का है, ये किस कानून के तहत जारी किए गए। इसके बाद नाज़रीन आगे चल के बात हुई, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, मंसूर शाह साहब ने भी रिमार्क्स दिए। मंसूर शाह साहब ने कहा कि पूरे इलेक्शन का एक पोर्शन हमने पकड़ा है, क्या हमें मुकम्मल इंसाफ के मामले को नहीं देखना चाहिए कि ये जो लोग आज़ाद जीते, ये तो पीटीआई का वोट बैंक था, इनको पीटीआई के वोट से ये जीते हैं, तो क्या मुकम्मल इंसाफ को लेकर नहीं चलना चाहिए? क्या हमें आंखें बंद कर लेनी चाहिए? इस पे नाज़रीन जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जज की आंखों पे जो पट्टी होती है ये वो वाली पट्टी नहीं होती जिसका यहां पे जिक्र किया जा रहा है। फिर अतर मिनल्ला साहब ने भी वही बात की जो मंसूर शाह साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने संगीन खिलाफ वर्जी की है और एक सियासी जमात को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर निकाल दिया, और अदालत जो है क्या इलेक्शन कमीशन की इस आइन की संगीन खिलाफ वर्जी को वैलिडेट करे? क्या सुप्रीम कोर्ट नजरिया जरूरत की तौसीक कर सकती है? फिर इसी बात को आगे चल के मंसूर शाह साहब ने कहा कि यह पटवारी का केस नहीं है जिसमें प्रॉपर्टी का मामला होता है, हम सिर्फ आर्टिकल 185(3) तक महदूद रहते हैं। ये अपनी नोयत का मुख्तलिफ केस है और इसमें हमने इलेक्टोरल को भी देखना है, नेशनल इंतखाबात को भी देखना है, जो मिलियन लोगों, जो मतलब लाखों लोग जिन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया उसको भी देखना है। और फिर मंसूर शाह साहब ने कहा कि अगर ये इंसाफ नहीं तो फिर इंसाफ क्या होगा? फिर नाज़िर काजी फैसल साहब ने इस पर बड़े अहम रिमार्क्स दिए, जो नजरिया जरूरत की बात की अतर मिनल्ला साहब ने। काजी फैसल साहब ने कहा कि सब इंसाफ चाहते हैं, हो सकता है कि मेरा इंसाफ का तस्वर मुख्तलिफ हो, मेरे किसी साथी का इंसाफ का तस्वर कुछ और हो, लेकिन क्या हमने इस केस में इंसाफ के असूल को अप्लाई करना है या हमने आइन और कानून को देखना है? काजी फैसल साहब ने कहा कि जितने भी नजरिया जरूरत के फैसले दिए गए डिक्टेटर के दौर में, डिक्टेटर के मार्शल लॉ की तौसीक की गई, उन फैसलों को पढ़ें जिसमें नजरिया जरूरत को जिंदा किया गया, उसमें भी इंसाफ के तकाजों की बात की गई, उसमें भी इंसाफ की बात की गई। लेकिन क्या हमने अपना जो विजन है वो कौम के ऊपर नाफिज करना है? क्या हम आइन को मुहल्लक कर दें? क्या जब काजी फैसल साहब ने कहा कि हम वेग तस्वर में जाते क्यों हैं, यानी मुबहम तस्वर में जाते क्यों हैं, हर कोई अपने अंदाज से इंसाफ का जो असूल है उसकी डिटर्मिनेशन करता है। पाकिस्तान को इंसाफ के रास्ते पे क्यों नहीं चलने दिया जाता? पाकिस्तान को इंसाफ के रास्ते पे चलने दिया जाए, काजी फैसल साहब ने कहा। और फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा, फिर वही पहले वाली बात कि इलेक्शन कमीशन ने जो वायलेशन की है क्या वो वाजे नहीं, क्या उसकी हम तौसीक करें? और फिर अतर मिनल्ला साहब ने आखिर में कहा कि हम कब्र में ठहरे या बंद हाथी में उसको क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? तो अटॉर्नी जनरल साहब ने एक नुक्ता अदालत के सामने यह भी उठाया कि यहां पे जो बात की जा रही है कि आर्टिकल 187 में इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं, मुकम्मल इंसाफ किया जाए, तो मुकम्मल इंसाफ का केस जब अदालत के सामने आएगा, जिन केसेस की बात की जा रही है, आजादाना तौर पे सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता।
आप ये अख्तियार इस्तेमाल करेंगे, जो केस आपके सामने होगा, जो केस आपके पास पेंडिंग होगा, उसमें आर्टिकल 187(3) का अख्तियार इस्तेमाल करेंगे। जो पेंडिंग नहीं होगा उसमें आप ये अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके बाद नाज़रीन जो मुकदमे की समाअत है उसे आइंदा हफ्ते मंगल तक मुलतवी किया गया है। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उन्होंने 15 मिनट दलाइल मांगे हैं कि आइंदा समाअत पे उन्हें 15 मिनट दिए जाएं दलाइल मुकम्मल करने के लिए। और जो सलमान अकरम राजा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, उन्होंने 10 मिनट मांगे हैं। लेकिन जैसे ज़मीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि 15 मिनट तो फैसल सिद्दीकी साहब मांग रहे हैं, लेकिन 25 मिनट के तो सवालात भी होंगे। तो इसके बाद नाज़रीन अदालती कार्रवाई को अगले हफ्ते मंगल तक मुलतवी कर दिया गया। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।